नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है देश का दंगल न्यूज़ चैनल। मैं आपका अपना अजय चौहान। आज हम करनाल में मौजूद थे, जहां पर सर्वहित पार्टी का जो है कि कार्यकर्ता अधिवेशन था। तो जसवीर तंवर जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि पार्टी की किन नीतियों पर चर्चा की गई और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। स्वागत है जी। स्वागत, धन्यवाद जी आपका। आज सर्वहित पार्टी का कार्यकर्ता अधिवेशन था करनाल में, और पार्टी ने निर्णय लिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि चरण सिंह पंवार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी कि पार्टी सर्वहित इसमें लोकसभा चुनाव में जाए या ना जाए प्रत्यक्ष रूप से। तो उन्होंने अपनी सारी सबसे बातचीत करके सभी सदस्यों से, सभी कार्यकर्ताओं से यहाँ पर वो रिपोर्ट दी कि पार्टी को सीधा प्रत्यक्ष चुनाव में नहीं जाना चाहिए, और यहाँ पर वो क्लियर कर दिया गया कि प्रत्यक्ष रूप से सर्वहित पार्टी लोकसभा चुनाव में नहीं है। हाँ, आगे का पार्टी का क्या निर्णय रहेगा, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारे अधिकार दिए गए हैं सभी की तरफ से कि अध्यक्ष जी सबसे सलाह करके अगर किसी पार्टी के साथ जाना या नहीं जाना, या इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ चुप रहना है, वो सारे निर्णय अध्यक्ष जी बाद में बता देंगे। और विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। हम भी अधिवेशन में मौजूद थे, तो हमें ये सुनने को मिला कि 12,000 जो परिवार है हर जिले में, क्या बड़ी पार्टी जो सर्वहित पार्टी विधानसभा में बनने को तैयार है? हाँ, देखिए, अभी तो नई पार्टी है, धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती से, हम सामाजिक रूप से जो 10-12 साल से लगे हैं, पार्टी 2017 से काम कर रही है। तो हम 12,000 इसीलिए, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत पार्टियाँ, मेरे पास 10 लाख परिवार हैं, 20 लाख सदस्य हैं, हमारे कागज़ों में होते हैं, जब वोट आते हैं तो वो कहीं नहीं होते। लेकिन हमारा पहला टारगेट है कि हम ज़िले में 12,000 परिवार को पार्टी के साथ जोड़ें, क्योंकि हमारा एक संगठन जो आर्य विचारधारा का है वो भी काम कर रहा है। वो 2,000 परिवार वो भी हम टारगेट किए हुए हैं। 1,000 परिवार तो लगभग एक ज़िले में हमारे पास है, तो उसे 2,000 तक, और उनके सहयोग से 12,000 परिवार तक हमारे अगले विधानसभा चुनाव से पहले हम अपने साथ जोड़ेंगे। क्या सर्वहित पार्टी अब की बार जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें एक बड़ा विकल्प बनती नजर आएगी? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी है, अभी तो हम इतनी बड़ी बात ठीक नहीं है, लेकिन हम एक ज़बरदस्त उपस्थिति दर्ज करना चाहेंगे और पार्टी कुछ ना कुछ अपने जो लोग हैं उनको जिताकर विधानसभा में पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगी। आपने छोटे से कार्रवाई से स्टार्ट किया था, बहुत बड़ा हो चुका है। लगता है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव में आप अपने उम्मीदवार उतारने का प्रयास करेंगे? नहीं, वो निर्णय हो चुका है, लोकसभा चुनाव में सर्वहित पार्टी नहीं चुनाव लड़ेगी। अगले में तो कन्फर्म, वहाँ तक तो हम पहुँच जाएंगे 2029 तक। तो अभी वो स्थिति नहीं, अगले लोकसभा चुनाव में तो है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी लोकसभा चुनाव में मजबूती से आएगी, अगले में, अब के वाले में नहीं। क्या कारण था आपने स्किप किया अब की बार? क्योंकि अभी देखो पार्टी नहीं है, और धीरे धीरे हम अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं हर जिले में, और जब ताकत कम हो तो सोच समझ के उसकी ऊर्जा लगानी चाहिए। हमने ये ऊर्जा विधानसभा चुनाव के लिए बचाई है, इसीलिए ये निर्णय सारा सोच समझ के लिया गया है। अब जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, अगर सर्वहित पार्टी आती है और पार्टियों से क्या बेहतर कर पाएंगे? देखिए, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। देखिए, चलो मैं एक चीज़ इसमें जो कहना चाहूँगा कि सीधी सी बात है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो सामाजिक मुद्दे भी हैं। मैं आर्थिक मुद्दों पर भी मानता हूँ पार्टियाँ अलग अलग चल रही हैं, जैसे एग्रीकल्चर आधारित आर्थिक नीति होनी चाहिए, खेती को मिटाकर, और एक जिसे आर्थिक नीति कहते हैं, मैं कहता हूँ गुब्बारा खड़ा किया जा रहा है। वो विषय मैं 2 मिनट में नहीं समझा पाऊँगा, बड़ा विषय है। वो आर्थिक मुद्दे सर्विस सेक्टर को दिखाकर एग्रीकल्चर सेक्टर या और सेक्टर को ख़त्म किया जा रहा है, उस पर सर्वहित पार्टी का मतभेद है। किसान की जो स्थिति है, दूसरा युवा को मतलब बर्बाद किया जा रहा है, और नशे को, शराब को ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे इसके बिना अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती, जो बिल्कुल गलत है। जबकि 1-1.5 लाख करोड़ के बजट में 10,000, 7-8 हज़ार करोड़ कोई बड़े मायने नहीं रखता, लेकिन उसे ही ऐसा दिखाया जाता है क्योंकि वो कंपनियों से जुड़ा और सीधा मुनाफा सरकार में बैठे लोगों को होता है उससे, इसीलिए वो नीतियाँ बनाई जाती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप सभी पत्रकार बंधु हमारे बीच में यहाँ पहुँचे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपको जानकारी है, हमने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है, 30 तारीख को आज यहाँ पर सर्वहित पार्टी का प्रदेश लेवल पर कार्यकर्ता अधिवेशन हुआ, और उसमें सभी ने विचार मंथन किया, और उसका जो भी निर्णय रहा है, हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे हरियाणा प्रदेश के आदरणीय जसवीर तंवर जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसान नेता रहे हैं। तो निर्णय आपके बीच में अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जसवीर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ता अधिवेशन में जो सर्वहित पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने एक निर्णय होना था, उससे पहले रोहतक में एक बैठक हुई थी सर्वहित पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की, और उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री चरण सिंह पंवार जी के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय समिति बनाई थी कि इस लोकसभा चुनाव में हमारा क्या दृष्टिकोण रहे, क्योंकि कुछ हमारे साथियों का मानना था कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। तो उस समिति ने सबसे बातचीत करके निर्णय लिया है कि हम प्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में नहीं जाएंगे, लेकिन एक सारी समिति ने और सबकी सलाह से
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदिल छिकारा जी को ये जिम्मेदारी दी है और ये अधिकार दिया है कि वो किसी पार्टी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, सबकी सलाह से वो निर्णय करें और उनका मतलब वो खुद इस पर निर्णय करेंगे सबसे सलाह करके। तो ये भविष्य की बात है, हम लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, या किसी कैंडिडेट बेस्ड किसी को समर्थन करेंगे या पार्टी बेस्ड किसी को समर्थन करेंगे, ये निर्णय आज इस बैठक में हुआ है। क्या लगता है किस प्रकार से जो अभी अगर कहे कितनी सीटों पर कैंडिडेट को उतार सकते हैं? नहीं, ये हमारा निर्णय हो चुका है। सर्वित पार्टी प्रत्यक्ष रूप से सीधा अपने कैंडिडेट पे चुनाव में नहीं जाएगी, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों के हमारे पास संपर्क साधा गया है, हमसे बातचीत की गई है कि कई जिलों में 10-12 जिलों में आपकी टीम का गठन हो चुका है, आपके टीम के लोग हैं तो आप हमारा साथ दें। तो इन सब चीज़ों पर हम क्या निर्णय करते हैं, इसके लिए हमने अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको जिम्मेदारी दी है, उनको अधिकार दिया है, वो सबसे बातचीत करके जैसा इसमें होगा जल्दी ही उस पर निर्णय ले लेगी पार्टी, किस पार्टी के साथ जाएगी। क्या प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको सहयोग करने वाली है या जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके साथ मिलने जा रहा है? देखिए, इसमें हमारे लिए कोई वो नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी भी हो सकती है, प्रदेश की पार्टी भी हो सकती है। हाँ, मैं एक चीज़ आपके बीच रखना चाहता हूँ, कई बार मतदाताओं में एक बड़ी बात रहती है कि दो पार्टियां, एक इंडिया गठबंधन है और एनडीए है, दोनों चल रहे हैं और लोग कहते भी हैं कि दो ही बड़ी पार्टियां होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ मतभेद रखता हूँ। हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार जो स्थानीय पार्टियां हैं उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता की पहुंच वहां तक होती है, लोगों की पहुंच छोटी पार्टी तक होती है। इसीलिए स्थानीय राजनीतिक पार्टियों को भी लोगों को तवज्जो देनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। अगर दो बड़े दलों में देश राजनीतिक रूप से बंट जाता है तो आम आदमी की आवाज़ वहाँ पहुँचनी मुश्किल हो जाती है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि राजनीतिक तौर से जो बड़ी पार्टियां हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में जैसा ठीक रहेगा हमारी विचारधारा या हमारी पार्टी के हित में, तो हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। सभी पार्टियां विचारधारा को ले जाती है, बात करें तो कहीं न कहीं जब चुनावी वायदे होते हैं वहाँ जुमले छोड़े जाते हैं, परंतु बाद में सब भूल जाते हैं, जनता फिर अपना को अनदेखी समझती है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमेशा से होता ही रहा है। मैं यहाँ आज भी कह रहा था कि किसान के नाम पर भी सैकड़ों पार्टियाँ और हजारों नेता बने हैं, और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर भी कितनी पार्टियां और आंदोलन आए हैं, फिर वैसा का वैसा हो जाता है। ये एक प्रक्रिया है और इसमें जनता निराश भी होती है, लेकिन सुधार हमेशा होता रहता है, कुछ लोग हमेशा आते रहते हैं और ये प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। जब भी कोई राजनीतिक रूप से ताकत में आता है, अगर वो गलत करता है तो उसका विरोध के लिए नए लोगों को सामने आना चाहिए, चाहे आज हम आए या कोई और भी आए। मैं तो कहता हूँ पढ़े लिखे लोग और जिम्मेदार युवाओं को राजनीतिक रूप से आगे आना चाहिए और इस निराशा में नहीं रहना चाहिए कि लोगों ने वादे किए फिर वो पूरे नहीं कर पाए। तो कोई ना कोई तो फिर आगे आते रहेंगे, कुछ सुधार करते रहेंगे, ये सुधार की लगातार की प्रक्रिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी, अभी एक सवाल घूम रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया में कहीं ना कहीं कि अगर कोई भी अधिकारी या कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी का नेता आगे आता है तो उसके पीछे ईडी लग जाती है। मैं नहीं जानता ईडी कौन है, जानते हैं कि ये एक संवैधानिक सिस्टम है सरकार का, परंतु क्या लगा आपको डर है इस बात का? देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक संस्था है, जो एक एजेंसी है सरकार की, जो वित्तीय लेन देन पर नज़र रखती है। देखिए, जो चीज़ देखने में आ रही है, हर सरकार जो ताकत में रहे वो करती रही है, लेकिन इस समय एक चीज़ थोड़ा सा दुखद हमें भी लग रही है कि जब एक सवाल सरकार पर उठ जाता है कि आप इसका उपयोग कर रहे हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और उस सवाल का जवाब भी देना चाहिए। और उसमें अगर आप और ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आएंगे तो ये सवाल उठेगा कि आप अपने विरोधियों को दबा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं लगता। राजनीति में चुनाव है और चुनाव के तरीके हैं दूसरे को नीचा दिखाने के। ये तरीका, मैं तो कहता हूँ, अगर सरकार कह रही है कि हम गलत लोगों को पकड़ रहे हैं, ठीक है, पकड़ना भी चाहिए, लेकिन जब आप पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि राजनीतिक रूप से दबा रहे हैं आप, तो आपका भी एक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी बन जाती है, उसका स्पष्टीकरण आप दें और लोगों के मन में ऐसी भावना ना जाए कि लोगों को ज़बरदस्ती परेशान या ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है, ताकि लोकतांत्रिक रूप से विपक्ष को कमज़ोर किया जा सके। अधिवेशन में कितने जिलों के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? देखिए, आज यहाँ पर लगभग 20 के करीब जिलों से लोग यहाँ पहुँचे थे हमारे पास, और यहाँ भीड़ नहीं इकट्ठा की गई थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पूरे उससे, ये चिन्हित लोग से पहले से हमारे जो सभा है हमारी 500 लोगों को, उनके साथ 4-4, 5-5 लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं को जो हमारे कार्यकर्ता हमारी ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ बुलाया गया था, क्योंकि मेरा मानना है कि पार्टी को एक हवा के तरह खड़ा करने से वो कुछ बदलाव नहीं होता, धीरे धीरे अपने कार्यकर्ता को मजबूत करना होता, और इसके पीछे हम कई वर्षों से लगे हुए हैं और आज हम हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़ चुके हैं और उनको प्रशिक्षित भी कर चुके हैं। वो सर्वित पार्टी ही वो शायद मुझे लगता है ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को कई दिन के ट्रेनिंग्स प्रोग्राम चलाती है, जिससे उनकी योग्यता बढ़े। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला घूम रहा है इस समय, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड बड़ा विस्तृत विवाद का विषय है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, भारतीय जनता पार्टी पर इसका सवाल पूछा जाता है कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं इससे, और सारी राजनीतिक पार्टियों ने लिए हैं इसमें पैसा।
देखिए, जब एक चीज़ होती है, यहाँ पर एक सीधा सा एक सवाल था कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया तो इसके तर्क दिए गए थे कि जो आदमी पैसा देना चाहता है, बिना पैसे की राजनीति नहीं चलती है। अगर लोग पैसा नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं से गलत तरीक़ों से राजनीतिक पार्टियाँ लाएंगी। तो जो लोगों ने कहा कि हम पैसा देते हैं तो हमें डर रहता है अगर किसी एक पार्टी को दे दिया और दूसरी पार्टी की सरकार आ गई तो वो हमें परेशान करेगी। तो इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनके नाम को ना जनता के सामने लाया जाए, वो थोड़ा गोपनीयता रखी जाए। इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लाई गई थी। लेकिन इससे बड़ा खतरा ये खड़ा हो जाता है कि ताकतवर लोग इलेक्टोरल बॉन्ड से छुपाकर और देश के सरकार के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। ये खतरनाक चीज़ है और इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसी समस्याएं हमेशा आती रहेंगी और इसका एक ही तरीका है कि जो भी राजनीतिक रूप से संघर्ष करे उसमें आम जनता को राजनीतिक पार्टियों को सहयोग करना चाहिए। जब आम जनता के पैसे से राजनीतिक पार्टियां संघर्ष करेंगी तो आम जनता के लिए हित के लिए भी वो निर्णय और नियम बनाएंगी। अगर बड़े लोगों के पैसों से वो राजनीतिक संघर्ष करेंगी तो फैसले फिर बड़े निर्णयों के किए जाएंगे। इसका इलाज एक ही है, जो पहले भी था। हमारे यहाँ कुछ ना कुछ तरीके थे कि लोग सीधा राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते थे, तो इसे मास फंडिंग कहते हैं। आम जनता इसे पैसा दे राजनीतिक पार्टियों को ताकि पूंजीपतियों से पैसा लेना बंद हो। नहीं तो इलेक्टोरल बॉन्ड आज आया है, इसकी तरह राजनीतिक पार्टियां और तरीके ढूंढ लेंगी लोगों से पैसे लेने के, और वो फिर बड़े लोग पैसा देकर अपने अनुसार पॉलिसियाँ बनवाएंगे और आम जनता चीखती रहेगी कि पॉलिसियाँ हमारे हित में नहीं है। देश दो पार्टियों में बटा हुआ है, इंडिया गठबंधन और एनडीए में। क्या आपकी सरहित पार्टी किसको प्रेफरेंस देगी दोनों में? देखिए, अभी हम इस पर कुछ भी कहने के पक्ष में नहीं है। अभी दोनों तरफ से हमारे पास बात आ रही है या इससे अलग भी कोई बात आ रही है तो कुछ चीज़ों से, तो हम अभी इस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये थोड़ा हमारा अंदर का मामला, हम इस पर बातचीत करेंगे। कोई मानक रहेंगे? हाँ जी, किसी को समर्थन देने के लिए कोई मानक? हाँ, कुछ शर्तें रहेंगी, कुछ बातचीत उनसे रहेंगी हमारी, वो हम अपनी विचारधारा के अनुसार, और वो हमारी इंटरनल जो हमारी अध्यक्ष जी सारी समिति से बातचीत करके जो उनके सामने शर्तें रखेंगे। कुछ राजनीतिक निर्णय जो हम करेंगे, हमें ठीक लगा तो किसी के साथ जाएंगे, नहीं तो पिछले चुनाव की तरह हमने विधानसभा का चुनाव 27 सीटों पे लड़ा था, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। तो अगर नहीं हमें कुछ सूटेबल लगा तो हम स्वतंत्र भी रखेंगे, भाई जिसका हमारे कार्यकर्ताओं का मन जिधर है वोट देने का वो दे सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी आगे के हैं। सरहित पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में एक बात जो है आती है सामने कि सरहित पार्टी का एक भी कार्यकर्ता बीड़ी तक नहीं पीता। क्या ये बात सही है या केवल मात्र कोई बातें? देखिए, ये मैं ये नहीं कहता कि जो लोग बीड़ी पीते हैं वो बेचारे अच्छे नहीं हैं, ये भी गलत बात है। अच्छे लोग होते हैं, वो भाई किन्हीं कारणों से व्यसन आ गया है। हमारी पार्टी में भी ज़्यादातर लोग, देखो हम सीधा कहते हैं कि हमारे समाज से जुड़े विचारधारा के लोग हैं, ज़्यादातर लोग नशे से दूर हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि नशा करने वाला या बीड़ी पीने वाला बुरा ही आदमी होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश में चीज़ें फैलाई गई हैं जिसका शायद संज्ञान सरकारों को बहुत पहले लेना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। हाँ, ये संघर्ष लंबा है। अब तो लोग कहते हैं शराब की बिक्री के बिना स्टेट नहीं चल सकता, जो बिल्कुल गलत है, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे हम ऐसी विचारधारा को बदलें और लोग इस बात को समझें कि 1.5 लाख करोड़ के हरियाणा के बजट में 7-8 हज़ार करोड़ की अगर शराब ना बिके तो उससे ना पीने वाले बच्चे भी जीडीपी का हिस्सा हैं, वो भी कमाएंगे जो शराब पिए पड़े हैं, अब वो भी देश हरियाणा की जीडीपी को बढ़ाएंगे। हाँ, इस विचारधारा को समझाने के लिए समय लगेगा, वो समय लगाने के लिए हम तैयार हैं। मेन उद्देश्य क्या है सरहित पार्टी का? देखिए, हमारा मेन उद्देश्य बेहतरीन समाज बनाना है और समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अब बात भी नहीं होती है। हम कुछ नियम जो पहले से हमारी परंपराओं में थे उन नियमों की रक्षा, और जैसे एक बुराई जो मैं प्रतीकात्मक कहना चाहता हूँ नशा है, ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। लोग ऐसी राजनीति को कहते हैं ये ऐसी राजनीति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसा प्रयास करें लोग कहें हाँ ऐसी राजनीति को भी समाज में स्वीकार किया गया है। और मैं आपके सामने कहूँ, हमने पहले इस पर एक्सपेरिमेंट ग्रामीण स्तर पर किया है। कई गाँव में हमारे सरपंच बिना किसी नशे को बांटे, बिना शराब की एक बूंद पिलाए सरपंच बने हैं। अभी भी हमारे सरपंच वो बने हुए काम कर रहे हैं। ऐसा किया जा सकता है क्योंकि आम जो व्यक्ति है भले वो नशा करता हो लेकिन वो ठीक और गलत को पहचानता है। बस आपको वहाँ तक पहुँचना होता है, लोगों को लगता है कि हाँ ये गलत चीज़ें रोकी जानी चाहिए। नेताजी नशे को लेकर के बात अगर कह दो, चौधरी बंसीलाल ने भी किया था और बिहार में नीतीश ने भी किया था, क्या लगता है कि आप भी कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बंसीलाल जी या नीतीश कुमार जी ने नशे के अभियान को लेकर वहाँ कार्यवाही की तो वो किसी न किसी के दबाव में थी, वो खुद उनका अभियान नहीं था। हरियाणा में भी उस समय आर्य समाज ने बहुत बड़ा आंदोलन नशे के विरुद्ध किया था और हरियाणा में एक वातावरण इतना ज़बरदस्त था कि लोग नशे के खिलाफ हैं। बंसीलाल जी की सरकार आई और उन्होंने पहले कहा अगर मेरी सरकार आती है तो मैं नशे को बंद कर दूंगा। वो उनका एजेंडा नहीं था, उनको लगा इससे वोट मिल सकती हैं तो ले लिया जाए, लेकिन ये हमारा एजेंडा है, हमारी विचारधारा का एजेंडा। इसीलिए तो
ये ज़्यादातर लोग जो हमारी पार्टी में आर्य समाज की विचारधारा से जुड़े लोग हैं, इसीलिए इन्होंने कहा है कि दूसरों पे भरोसा ना करें, हम वैसा समाज बनाएं जो उस चीज़ को स्वीकार करे जो हमें करना है। सर्विस पार्टी नशा मुक्त जो विचारधारा लेके चल रही है, लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है हरियाणा की बेरोजगारी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बेरोजगारी एक बहुत व्यापक मामला है। मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप एक चीज़ समझिए, हमारे देश में 70% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, ठीक है। सरकार की सारी पॉलिसियाँ, इस सरकार की नहीं, इससे पिछली सरकारों की भी सारी पॉलिसियाँ इस तरह से बनाई जा रही हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कम किया जाए, सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाया जाए। सर्विस सेक्टर पे ज़्यादातर चीज़ें की जा रही हैं। 70% लोग एक सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर वहाँ से हट के दूसरे सेक्टर में लोग आएंगे जहाँ जगह 10 लोगों की है और वहाँ लाखों लोग आ गए तो समस्या आएगी। जैसे ही पॉलिसी सरकार अभी लेकर आ रही है, बेरोजगारी और विकराल रूप धारण करेगी। आप गांव में खेती करने वाले लोगों को उठाकर अगर दिल्ली में भेज देंगे या मुंबई में भेज देंगे, वहाँ रोजगार देना सबके बस की बात नहीं है। आपको एग्रीकल्चर वो सेक्टर है जो आज भी भारत दुनिया में 50% खाद्यान्न का निर्यात करता है, हम बेचते हैं उन चीज़ों को, लेकिन वहाँ पर रोजगार कैसे जनरेट किया जाए इस पर सरकार नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जिस गाँव से आता हूँ, मैंने उस गांव में ये काम किया है। मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ सबसे ज़्यादा नेट हाउस फार्मिंग होती है। 1 एकड़ में एक नेट हाउस कम से कम 10 लोगों को रोजगार देता है, सैकड़ों लोगों को। देश हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है जहाँ नेट हाउस फार्मिंग हो रही है। वहाँ किस तरह की फार्मिंग, जैसे उसमें जेनेटिक मॉडिफाइड जो बीज होता है, खीरे की खेती होती है, उस पर विवाद अलग है, लेकिन जब एक मॉडल एग्रीकल्चर का 1 एकड़ 10 लोगों को रोजगार दे सकता है तो एग्रीकल्चर में रोजगार देने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। सरकार को अगर इस अभी देखिए, अगले 10 साल बाद, 20 साल बाद बेरोजगारी विकराल रूप में आएगी। अगर इसे रोकना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना बड़ा करना होगा जहां उसे जो रोजगार वहां छोड़कर जा रहे हैं वो वहां रुक जाएं और पढ़ा लिखा लड़का खेती करने में गर्व महसूस करे, तब हम आगे बढ़ सकते हैं और इस बेरोजगारी से निजात पा सकते हैं। नहीं तो बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ेगी। मौके पर 2024 चुनाव सर पर है, टिकटें बढ़ चुकी है, चुनाव सर पर है इस समय अधिवेशन क्यों? देखिए, हमें सिर्फ इतना था कि अधिवेशन अपने कार्यकर्ताओं को कुछ निर्णय सुनाना था। अब जरूरी नहीं फेसबुक पे हम फोन वीडियो निकाल देते सब तक पहुंच जाए, तो हमारे जो कार्यकर्ता, विशिष्ट कार्यकर्ता, उनको बुलाकर एक निर्णय सुनाना था कि हमें अब की बार, पिछले लोकसभा चुनाव में हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं गए थे, बिल्कुल शिथिल रही थी सर्विस पार्टी, विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अब की बार ये कहना था कि जो आपको निर्देश आए तो उसके अनुसार ही आपको चलना है, इसीलिए अधिवेशन किया गया। चल रही है सभी जगह, लोग कांग्रेस के बीजेपी में जा रहे हैं, आप अपने सर्विस पार्टी नई पार्टी कह सकते हैं, आपके नेता पार्टी मांगेंगे, अगर वो दूसरी पार्टी में जाने लगे तो आप कैसे रोक पाएंगे? देखिए, हमें पूरा विश्वास है, अभी जो लोग इस घाटे के समय में हमारे साथ हैं वो जाना होता तो जा चुके होते। ये वो लोग नहीं हैं जो धोखेबाज लोग हैं। मैं कहता हूँ हमने बहुत ट्रेनिंग के माध्यम से इन लोगों को जोड़ा है। जितने लोग हैं बेचारे, ये तो बुरे से बुरे दौर में हमारे साथ खड़े हैं। अब तो हमारा दौर धीरे धीरे बढ़ने का, तो तब तो कहाँ भागने वाले थे, अभी तक भागना होता भाग जाते। देखिए, नई पार्टियां आती हैं, नए उद्देश्य लाती हैं, नई स्कीम लाती हैं, तो इसमें आप अपनी पार्टी को दूसरी पार्टियों से कैसे भिन्न मानते हैं? देखिए, मैंने एक चीज़ कहा है कि दुनिया भर की या देश की राजनीति आर्थिक मामलों तक सिमट कर रह गई है, लेकिन हम कहते हैं सामाजिक, यहाँ तक कि जो और सी व्यापक क्षेत्र हैं समाज के, सांस्कृतिक मामले भी राजनीति का क्षेत्र होने चाहिए। तो इसीलिए हम अलग मानते हैं। मैं कहता हूँ पूरे भारत में या उत्तर भारत में लोग समगोत्र विवाह नहीं करते हैं, लेकिन समगोत्र विवाह को राजनीतिक मुद्दा नहीं माना जाता। उसे कहा जाता है कि वो तो सामाजिक मुद्दा है, जो करता है करता रहे, हमें क्या मतलब है। लेकिन मैं कहता हूँ ये मुद्दे भी, लोगों के जीवन से जुड़ा हर मुद्दा राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए, इसीलिए हम सबसे अलग हैं। अब सब ज़्यादातर गोत्रों ज़्यादातर ये काम हो रही है, हमारी और तरफ भी देखिए, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं कि संघीय ढांचे के तहत प्रत्येक स्टेट को हरियाणा भारत के संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन वहाँ की सरकार उस योजना से वो कानून लाए कि समगोत्र विवाह ना हो। हम तो कहते हैं ऐसा कानून होना चाहिए, लेकिन अब हम इतने ताकतवर नहीं हैं, तो आप हमें ताकत दिलवा दीजिए, हम कर देंगे। और जैसे देखिए, बात करना चाहूँगा कि अभी भाजपा ने टिकट बांट दी।